गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अंशिका एजुकेशन हब में। और हमने अभी तक जो भी प्रकाश चैप्टर में हमने दर्पण, परावर्तन, परावर्तन के नियम हमने पढ़ा था। गोली दर्पण, समतल दर्पण भी पढ़ा था। तो समतल दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में हमने अवतल दर्पण के में वस्तु यानी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, तो प्रतिबिंब हमारा किस प्रकार का कहाँ से बनेगा, तो ये भी हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। तो उसको आप हमारे अनुसर्वित फिजिक्स के साथ प्लेलिस्ट में जा करके बना करके रखा हुआ है, जिसमें आप साइंस देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे जो चर्चा करते हैं, आगे हमने अवतल दर्पण बता दिया था, आज हम बताने वाले हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, कि उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, किस प्रकार का बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो जो मेन 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 चीजें होते हैं। तो ये कहने का मतलब कि जो वस्तु को अनंत पर रखा जाए। अब यहाँ पे अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम 6 जगहों पे रख सकते थे। तो उसके अनुसार जैसे अनंत पे रखा जाता था, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में यानी वक्रता केंद्र से परे रखा जाता था, फिर वक्रता केंद्र पर रखा जाता था, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता था, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता था। तो इस प्रकार से उसमें 6 स्थितियां थी। यहाँ पे जो हम जानेंगे अब उत्तल दर्पण के विषय में जानेंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए। तो उत्तल दर्पण में जो मात्र 2 ही कंडीशन है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, वो हमेशा बताएंगे कि सीधा तथा आभासी बनता है। एक चीज याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन उसके एक कंडीशन में, कहने का मतलब कि जो सबसे अंतिम कंडीशन है, छठा कंडीशन, उसमें जो होता है आभासी तथा सीधा बनता है। नहीं तो अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पे छठा कंडीशन कहता है कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे जो है आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, अब अवतल दर्पण में एक कंडीशन है, लेकिन उत्तल दर्पण में दोनों ही कंडीशन में जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, उत्तल दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा तथा आभासी बनेगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो ये हमारे सामने ये रखा हुआ है। ठीक है, कांच का खोखला गोला है, एक तरफ काट दिया गया। M1 और M2 ये हमारे क्या हो गए, परावर्तक सतह हो गए। ठीक, और इसका ये क्या हुआ, ध्रुव हो गया, होल। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन क्या हो, उभरे हुए भाग से हो, अर्थात प्रकाश का जो परावर्तन हो वो क्या हो, उभरा हुआ पृष्ठ हो, परावर्तक तल जो हो वो क्या हो, उभरा हुआ। तो जैसे हम ये उत्तल दर्पण है, कहने का मतलब कि अंदर वाला भाग हम तलई कर दिए तो उभरा हुआ जो भाग होगा वो क्या बन गया, हमारा परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हमारा जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, तो हम बताएंगे कि ये हमारा दर्पण उत्तल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, तो ये हमारा जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। ठीक है, जैसे उसमें भी होता था कि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता था, तो अवतल दर्पण के सामने यहाँ पे उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु को हम अनंत पे रख रहे हैं, ए भी हम मान लेते हैं कि ये हमारी कोई वस्तु है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बिंब। ठीक है, ये क्या है, हमारा बिंब।
इसको हम कहाँ पर रख देते हैं, तो इसको हम अनंत दूरी पे रख देते हैं, ये उत्तल दर्पण के सामने। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पहली प्रकाश की किरण जो होगी वो क्या मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो फोकस से निकलती हुई, फोकस से जाती हुई आपको प्रतीत होगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। जब तब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वहां पे, तो क्या होकर जाती है कि फोकस से होकर के जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा देखिए, हम थे यहाँ पे बता रहे थे कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, तो जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने हम अनंत पे रख देते हैं, तो पहली प्रकाश की किरण जो होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण वो क्या कहाँ से होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, हमारा दर्पण अवतल नहीं है, उत्तल है। उत्तल होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, ठीक है। सॉरी, फोकस से पर आती हुई यहाँ पे प्रतीत होगी। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण गई, वो कहाँ पे होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक। तो यहाँ पे पहली प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण क्या है, तो दूसरी प्रकाश की भी किरण है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो वो भी क्या होगी, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब हमारा ये फोकस पे बनेगा, ठीक है, फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो ये याद रखेंगे कि हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में वो कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड हमारा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो हम ये बताएंगे कि उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, सेकंड जो हमारा फिगर है वो कहाँ पे रखा जाए, तो जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाए, ठीक है। तो अनंत और ध्रुव, ठीक। अब यहाँ पे मान के चलो कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पे इनफाइनाइट हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा दिया, ये हमारा अनंत हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पोल यानी ध्रुव हो गया, ठीक है। तो जब वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच में, अब मान के चलिए कि वक्रता केंद्र फोकस से है, तो उसे हमने यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र यहाँ पे क्या है, फोकस है। तो जब दर्पण के सामने, कहने का मतलब कि अनंत और ध्रुव के बीच में हम कहीं रख देते हैं, ठीक। तो पहली प्रकाश की चलने वाली जो किरण होगी वो कहाँ से होकर, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी तो वो फोकस से होकर जाती हुई। देखिए, दूसरी जो चलने वाली प्रकाश की किरण है, ये पहली प्रकाश की किरण जो चली है वो मुख्य अक्ष के समांतर चली है, जो कहा किधर से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो फोकस से होकर, ठीक। और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी, जो वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा जैसे पोल है, ध्रुव है, यहाँ पे हमारा ध्रुव है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और वस्तु से कैसा बन रहा है, ये बड़ी वस्तु है, यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब हमारा क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा है। अब यहाँ पे ए भी है, ए डैश बी डैश है, तो इसे आप कह सकते हो कि प्रतिबिंब कैसा बना है, तो सीधा बना है और आभासी बना है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, तो याद रखेंगे कि आभासी तथा सीधा बनता है। ये क्या है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर ये बताते हैं कि वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ पर रखा जाए, वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, ठीक। और दूसरा जो है ये क्या बताता है कि प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ठीक। और तीसरा जो है वो बताएगा कि प्रतिबिंब जो है हमारा किस आकार का बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस आकार का बनेगा। और चौथा जो बताएगा वो बताएगा कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी
वो कैसी होगी, कैसा तथा किस प्रकार का बनेगा। ठीक, तो ये आपको हमेशा जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है आपका, जो कि हम इसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड नंबर जो फिगर था, यानी उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पे क्या बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में दो स्थिति और अवतल दर्पण में याद रखेंगे कि 6 स्थिति। उत्तल दर्पण में 2 स्थितियों में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण के 6 स्थितियों में से अंतिम स्थिति होती है जिसमें आभासी तथा सीधा बनता है। बाकी सब स्थितियों में वास्तविक तथा उल्टा बनता है प्रतिबिंब, किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है, तो ये हमेशा अपने माइंड में इस बात को नोट करके रखेंगे। अब आगे जो है साइन कन्वेंशन, यानी जो दूरियां जो ली जाती है दर्पण में चिन्ह परिपाटी, जिसको हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं, वो कैसे हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ चीजें हमेशा याद रखने वाली बातें हैं। देखिए साइन कन्वेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप अवतल और उत्तल दर्पण के जब सवाल को हल करोगे, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में, कि दूरियों को हम प्रतिबिंब की दूरियों को किस प्रकार से लें और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरियां क्या हो, वस्तु से ध्रुव के बीच की जो दूरियां क्या हो, धनात्मक लेंगे ऋणात्मक लेंगे, आपतित किरणों की दिशा जो है वो उसकी दूरियां धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, कैसे हम मापेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन में। कहने का मतलब कि चिन्ह परिपाटी में, कि अवतल और उत्तल दर्पण में जो हमारी जो वस्तु से दर्पण की दूरी, दर्पण से के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी किस प्रकार से और कैसे मापी जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दूरियों को किस तरीके से मापा जाता है। तो याद रखिएगा कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें, अब आप हमारे साथ नोट भी कर सकते हो या फिर आप इसको हमेशा माइंड में बिठा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से संबंधित, जो बच्चे सॉल्व करेंगे, फिगर कैसे ड्रा करेंगे प्रश्न को पढ़ करके, तो इस पे क्वेश्चंस भी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लाएंगे, जिसमें एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स होगा। उसको हम इस चैप्टर परावर्तन को खत्म करने के बाद 50 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू के रूप में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो 50 क्वेश्चन की सीरीज लाइव हम संडे के दिन ही स्टार्ट करेंगे, या फिर बीच में किसी दिन मौका मिलता है तो उन 50 क्वेश्चंस को जितना हम पढ़ेंगे उतना सॉल्व करेंगे एग्जाम्स की दृष्टि से। जैसे रेलवे का एग्जाम होने वाला एनटीपीसी का होगा, उसके बाद जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उनके लिए भी जनरल साइंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि एमटीएल, सीजीएल, सीएचएसएल और आरपीएफ, एनटीपीसी, इन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो दर्पण पर देखिए साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। तो जब मान के चलिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण अगर ये हमारा होता है, तो प्रकाश की किरणें अगर वस्तु को यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है और वस्तु को इधर रखा गया, तो दर्पण के सामने जो दूरियां, दर्पण के सामने जो प्रकाश किरणें होंगी वो वस्तु से सीधे कहाँ पे, बाईं ओर, सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। ठीक है, और दूसरा याद रखेंगे कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से, ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, पोल है, यानी परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का क्या होता है, ध्रुव होता है, और ध्रुव से ही मुख्य अक्ष के साथ दूरियों को हमेशा मापा जाता है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा जो कंडीशन है, तीसरा नंबर क्या है कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती हैं। तो याद रखेंगे कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर, तो ध्रुव ये है, दायां हिस्सा ये है, तो इसके दाईं ओर की जो दूरियां नापोगे, ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां वो हमेशा क्या होती हैं, आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ये पूरा आपका अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में दूरियों को कैसे मापा गया है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि
हमेशा जो आपतित किरणों की जो दिशा होती है, तो उसमें आपतित किरणों की दिशा हमेशा बाईं ओर से यानी मुख्य अक्ष के साथ दूरियों को मापा जाता है। ये हमारा ए बी क्या है, वस्तु है, ठीक है। और आपतित किरणों की दिशा सदैव क्या बाईं ओर की ओर ली जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे थे कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है। तो देखिए ध्रुव के दाईं ओर की दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये याद रखेंगे। सेकेंड कंडीशन और यानी सॉरी थर्ड कंडीशन, चौथा है कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। तो आपतित किरणों की दिशा ये होती है और आपतित किरणों की विपरीत दिशा, यानी अब इस दर्पण के ध्रुव से आपतित, देखिए पांचवा हम शर्त देख रहे थे कि पांचवा शर्त क्या है कि वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। वस्तु की लंबाई हो चाहे प्रतिबिंब की लंबाई हो, ऊपर की ओर क्या होगी, धनात्मक होगी और नीचे की ओर ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस फिगर में कि वस्तु है अगर ये रखा गया है तो ऊपर की ओर लंबाई क्या है, वस्तु की धनात्मक है, नीचे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की ओर, तो उसकी लंबाई क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। देखिए जो हम पांचवा कंडीशन थे, वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयां हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि वस्तु की जो लंबाई है ऊपर की ओर क्या होगी, धनात्मक होगी और नीचे की ओर क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सबसे ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपका है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कंप्लीट हो गया और ये जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है, इधर पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि जो हम दर्पण से ये ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, कब हम धनात्मक लेते हैं और कब ऋणात्मक रखते हैं, तो ये हम हमेशा पॉइंट याद रखेंगे। अगर सवाल को करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर ये चीजें हमें याद है तो हम कोई भी चीजें, कहने का मतलब कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी निकालनी हो या फिर वस्तु की दूरी निकालनी हो या फिर प्रतिबिंब की दूरी निकालनी हो, प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी हो, वस्तु की लंबाई निकालनी हो, तो हमारा जो सटीक आंसर होगा वो कभी गलत होकर के नहीं आएगा, हमेशा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चीजों को ध्यान देंगे, इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चीज को हम सीखेंगे, याद भी रखेंगे कि देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जो मेन टर्म होते हैं जैसे फोकस दूरी, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है। वहां पे उत्तल दर्पण में हम हमेशा याद रखेंगे कि पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और अवतल दर्पण में हम कैसा लेते हैं, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट याद हो गया। सेकंड नंबर क्या है कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जो होगी उत्तल दर्पण में क्या होगी, धनात्मक होगी, और अवतल दर्पण में क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक में होगी। ये हम याद रखेंगे कि वक्रता त्रिज्या जो आर होता है, तो ध्रुव और जो केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, और उत्तल दर्पण में धनात्मक और अवतल दर्पण में क्या होगी, ऋणात्मक, ठीक है। वस्तु की दूरी, तो वस्तु की जो दूरी होगी दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु की दूरी होगी वो क्या होगी, उत्तल दर्पण में ऋणात्मक, और अवतल दर्पण में भी वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। इसको यू से हम डिनोट करते हैं कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है वहां से हम यू डिनोट करते हैं वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट यानी, और उत्तल दर्पण में हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक, और अवतल दर्पण में भी क्या होता है, वस्तु की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर में हमारा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब की दूरी है उत्तल दर्पण में बनता ही नहीं है वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी इसमें लागू ही नहीं होती, ठीक है। उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी कभी लागू ही नहीं होती।
हाँ, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी लेते हैं वह यानी दर्पण से जो दर्पण का जो ध्रुव होगा और जहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यहाँ पे याद रखेंगे, इसको भी से डिनोट करते हैं। ठीक है। पांचवा है आभासी प्रतिबिंब की दूरी। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। दोनों में बताएं कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, अवतल दर्पण के छठे कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो इन दोनों में जो दूरियां होगी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी वो हमेशा किस में ली जाएगी, तो धनात्मक में ली जाएगी। धनात्मक चिन्ह के साथ हम हमेशा आभासी प्रतिबिंब की दूरियों को रखेंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ठीक है। 6 नंबर है हमारा कि वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण में नहीं बनता, तो इसलिए ये लागू नहीं होता, नॉट अप्लीकेबल होता है। और अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई को हम माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, तो आभासी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा उत्तल दर्पण में क्या होती है, धनात्मक होती है, याद रखेंगे। और अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। तो बहुत ही मेन टॉपिक था आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, साइंस के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। जब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में, कहने का मतलब प्रतिबिंब की दूरी दे दी गई हो, वस्तु की दूरी दे दी गई हो, तो फोकस दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और किस चिन्ह के साथ रखेंगे तो वो आपके सामने प्रकट है, सारी चीजें बताई। देखिए, याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण में ऋणात्मक लेंगे। वक्रता त्रिज्या को धनात्मक लेंगे उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में भी ऋणात्मक लेंगे। वस्तु की दूरी होगी तो दोनों में ही, उत्तल हो चाहे अवतल हो, ऋणात्मक होगी। और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी होगी तो उत्तल दर्पण में लागू नहीं होती, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। आभासी प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है, अवतल दर्पण में भी क्या होती है, धनात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई उत्तल दर्पण में लागू नहीं होती और अवतल दर्पण में ऋणात्मक ली जाती है। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है और अवतल दर्पण में भी धनात्मक होती है। ठीक है। ठीक है। अगर हमारा चैनल आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, ताकि आपसे हमको मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लाकर आपको प्रोवाइड करते रहे। और आपको हमारे साथ ही, जैसे ही हमारा चैनल शुरू होता है, आप वीडियो देखना शुरू करते हो तो आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हो, ताकि जो भी चीजें हमने नोट कराई है या फिर शॉर्ट स्क्रीन आप उसको लेकर के रख सकते हो, आप बाद में उसको नोट्स बना सकते हो। ठीक है, ताकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एकेडमिक प्लस वनडे एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दो चीजें बताई गई हैं। देखिए, आप देखेंगे कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो याद करेंगे हम इसमें कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, यानी जो दर्पण का द्वारक यानी परावर्तक तल का प्रभावी व्यास, जहां से परावर्तक तल पे प्रकाश की किरणें पड़ती है और उस पड़ने के बाद तुरंत वापस जाती है, तो दर्पण के परावर्तक तल का जो प्रभावी व्यास होता है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। और द्वारक जो है अगर वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। याद रखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि अगर द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है, दोगुनी होती है, 4 गुनी होती है, 3 गुनी होती है। तो याद रखेंगे कि हमेशा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होगी, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आता है एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है। तो इससे इसका फॉर्मूला कहने का मतलब कि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी अगर दे दी जाए या फिर अवतल दर्पण से कह दिया जाए कि अवतल दर्पण कोई दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है।
ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी बताइए, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी 10 का आधा। ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या आर हमारा दे दिया गया कि 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर वही बात कही जाए कि अगर फोकस दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर दी गई है किसी दर्पण से तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो आर बराबर 2f, यानी 2 इंटू क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मीटर हो जाएगी। अगर फोकस दूरी हमारी 10 मीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तुरंत बता देंगे अगर ये हमें याद है तो। दूसरा दर्पण फार्मूला होता है कि जब किसी वस्तु में कह दिया जाए कि दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, उसकी जो दूरी है अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु की दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, बताइएगा निकाल के कमेंट सेक्शन में कि कितना होगा। ठीक है, अभी इसके पहले हमने साइन कन्वेंशन बताया, उसमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी ली और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ली, तो उत्तल दर्पण में हमने फोकस दूरी क्या ली थी, आप बताइएगा कि प्लस चिन्ह के साथ लिया था कि माइनस चिन्ह के साथ लिया था। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी ली जाती है वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है कि ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा एफ क्या है तो फोकस दूरी, भी क्या है स्मॉल भी तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, भी की बात आएगी तो हमेशा बताएंगे कि दर्पण के ध्रुव से क्या है प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है तो दर्पण के ध्रुव से क्या है तो वस्तु की दूरी, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है स्मॉल यू है। डी क्या है तो दर्पण के ध्रुव से क्या है प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें याद रखेंगे। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है रेखीय आवर्धन। ठीक है, अब देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो याद रखेंगे कि रेखीय आवर्धन गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है, ठीक है, तो बताएंगे कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। स्मॉल एम बराबर जो होता है वो क्या होता है I/O। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे में वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम स्मॉल d से भी डिनोट करते हैं ना वहां पे, और वस्तु की लंबाई यानी प्रतिबिंब से अगर कह दिया जाए दूरी, जो कह दिया जाए कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v हो और वस्तु की लंबाई o हो, तो अब यहाँ पे v/u भी हम कह सकते हैं। प्लस चिन्ह के साथ लेंगे कि माइनस चिन्ह के साथ लेंगे वो हमारा दर्पण के ऊपर डिपेंड करेगा कि दर्पण जो है हमारा उत्तल है कि अवतल है, उसमें प्रतिबिंब की दूरी कब धनात्मक होगी कब ऋणात्मक होगी। तो ये कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताइए कि कब हमारा लंबाई कितना होगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो बस इतना ही आज के सेशन में, और 50 क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ लाइव, जितना भी अभी तक हमने 5 लेक्चर कंप्लीट किए हुए हैं जिसमें हमने प्रकाश के गुण, परावर्तन का नियम, दर्पण के प्रकार और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, और गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, और रेखीय आवर्धन क्या होते हैं। तो ये परावर्तन का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इसके बाद हम आपके सामने 50 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताएंगे। इसको पढ़ के तैयार रहिएगा ताकि हमारे 50 प्रश्नों की सीरीज को आप चुटकियों में सॉल्व कर सके। 50 मिनट के अंदर यानी 20 मिनट में आप पूरा उसको सॉल्व कर सके। आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि जितने भी लेक्चर्स हमारे बन रहे हैं उन सब के PDF आपको YouTube चैनल पे ही
फ्री में प्रोवाइडेड होंगे, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में और वनडे एग्जाम्स में आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो। थैंक यू गाइस।